हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और आज की क्लास के अंदर हम लेके आए हैं टैक्सोनॉमी के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑल अबाउट टैक्सोनॉमी। आखिरकार टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टेमेटिक्स क्या है, सिस्टेमेटिक्स के अंदर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और आखिरकार उस टैक्सोनॉमी का स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो टैक्सोनॉमिकल कंसेप्ट हैं उनको आगे ले जाए। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टेमेटिक्स। तो सिस्टेमेटिक्स क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम टैक्सोनॉमिकल और जो स्पीसीज होते हैं उनके फाइलोजेनिक कंसेप्ट के बारे में, इसके अलावा जो स्पीसीज होती हैं उनके इवोल्यूशनरी जो कंसेप्ट होते हैं वो सारों की स्टडी किस में करते हैं, सिस्टेमेटिक्स के अंदर। और उसके अंदर मेजर कंपोनेंट कौन सा था, टैक्सोनॉमी था। तो टैक्सोनॉमी के अंदर हमने चार चीजें पढ़ी थी। पहला होता है डिस्क्रिप्शन, दूसरा था इंट्रोडक्शन, तीसरा था नोमेनक्लेचर, चौथा था क्लासिफिकेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको डी बोले तो डिस्क्रिप्शन, आई बोले तो इंट्रोडक्शन, एन बोले तो नोमेनक्लेचर और सी बोले तो क्लासिफिकेशन। तो कोई भी स्पीसीज है उसका पहले से क्या करना पड़ता है, उनको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, उसके बाद में उसका इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, नोमेनक्लेचर करना पड़ता है और क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो ये तो वही का वही इन सीटों के अंदर एक्सीटों के अंदर जहां हम स्पीसीज को ढूंढने जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्पीसीज, नई स्पीसीज को आपने क्या किया है, डिस्कवर किया है, तो उस स्पीसीज का जो विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, वो तो वही का वही लिख देंगे आप कि भाई इसके अंदर इस प्रकार की लीफ है, इसके अंदर जो पाए जाने वाले स्टेम हैं वो कैसा है, इसके अंदर फ्रूट कैसे हैं, इसके अंदर सीड कैसे हैं, ये हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं, ट्री हैं, क्या इसके अंदर फ्रूट बनते हैं, क्या इसके अंदर सीड बनते हैं, क्या इसके अंदर फ्लावरिंग होती है, कि इसकी रूट कैसी है, तो और इसमें दिखने में पिगमेंट क्या है, कलर कैसा है, हाइट क्या है ना। ये जो एक टोटल ये जो बातें हैं किसमें आएंगी, डिस्क्रिप्शन के बारे में आएंगी। तो ये तो आप वही लिख देंगे एक लिटरेचर के अंदर। सेकंड आप क्या करोगे, उसका इंट्रोडक्शन करोगे, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन लेके आप कहाँ आ गए, लैब के अंदर आ गए, या फिर लैब के अंदर आ गए। वहां पर आपने क्या किया, पहले से कोई लिटरेचर रखी है और पहले से आपने एक ऐसी बुक बनाई हुई है जिसके अंदर पहले से जो आपने डिस्कवर की हुई है या फिर खोजी गई है, या फिर आप जिसको जानते हो सारे के सारे स्पीसीज क्या क्या उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है। तो अब आप क्या करोगे, उसके अंदर देखोगे कि क्या ये मैंने जो नई स्पीसीज यहाँ पर डेवलप की है, सॉरी जो खोज की है, मैंने देखी है, क्या इसकी जो डिस्कवरी है, क्या इसका नोमेनक्लेचर है, क्या यह इससे पहले खोजी जा चुकी है या नहीं, इसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। अगर हमने उसको चेक कर लिया, देखा है कि इसके अंदर इस जो कैरेक्टर हैं, इस प्रकार के लक्षणों की जो प्रजाति है पहले से क्या है, उपलब्ध है, तो हम फिर क्या करेंगे, इस प्रकार की प्रजाति को नई प्रजाति नहीं मानेंगे क्योंकि इस प्रकार की पहले से अवेलेबल है प्रजाति। या फिर हमने नई जो स्पीसीज को देखा है, हमने देखा है कि इससे पहले कहीं भी इस प्रकार की कोई भी प्रजाति हमने नहीं देखी है, तो ये क्या होगा, एक नई डिस्कवरी होगी। और उस डिस्कवरी के बाद में हम क्या करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, है ना, और नोमेनक्लेचर के बाद में क्या है, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये जो दो चीजें हैं, कौन सी, डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन, इसके अंदर कोई भी रूल लागू नहीं होता। डिस्क्रिप्शन का आपको जो दिख रहा है वही तो आपको लिखना है, और इंट्रोडक्शन के अंदर आपको पहचानना तो है क्या ये स्पीसीज पहले से ज्ञात है या नहीं।
है ना, ज्ञात है तो आपको पहचाना कि हाँ ये स्पीशीज है, कोई इससे पहले कोई एल्गी था और क्लोरोफाइसी का मेंबर था, उसके अंदर जो भी वॉलवॉक्स था ओडोगोनियम में एक्सेट्रा। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आपको पता चला कि ये स्पीशीज पहले से ज्ञात नहीं है, तो उसका क्या करना पड़ता है, नोमेनक्लेचर करना पड़ता है, नामकरण करना पड़ता है। और इस नामकरण के लिए कोई कोई क्या है, रूल, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, क्लासिफिकेशन है, और इस क्लासिफिकेशन का भी क्या है, रूल है। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। तो नामकरण के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रसिद्ध है और कौन सी विधि के द्वारा हम नामकरण करते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे आज। नोमेनक्लेचर, आखिरकार किसी भी वस्तु का नामकरण करना क्यों अनिवार्य? कोई भी वस्तु का कोई भी जीव का नोमेनक्लेचर करना, उसका नामकरण करना जरूरी क्यों? तो फॉर एग्जांपल कोई स्पीशीज है, जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर मैंगो, मैंगो किस में नाम है, इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं इसको, आम। हो सकता है अदर लैंग्वेज में भी क्या बोले इसको, अलग बोले। तो स्पीशीज कितनी है, स्पीशीज तो सर एक है, नाम कितने हैं, अनेक हैं। अब आपने क्या किया, इसकी पूरा का पूरा बायोडाटा तैयार कर लिया। आपने किस नाम से तैयार किया, आपने किया आम के नाम से, और वही का वही एक अन्य व्यक्ति ने किस नाम से किया, मैंगो के नाम से किया। अब दोनों की डिस्कवरी हो चुकी है, दोनों ही अपने अलग अलग व्यू दे रहे हैं, परंतु डिस्कवरी क्या है, एक है। तो आखिरकार या फिर मुझे पता करना है इस मैंगो का क्लासिफिकेशन क्या है, इस मैंगो की कौन सी स्पीशीज और है, इस मैंगो के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये कैसे ज्ञात करूंगा? अगर मैं मैंगो लिख दूंगा या फिर यहाँ पर आम लिख दूंगा तो मुझे सफिशिएंट जानकारी नहीं मिलेगी। तो कोई न कोई इसका क्लासिफिकेशन या इसका वैज्ञानिक नामकरण करना आवश्यक है। तो वैज्ञानिक नामकरण करने के लिए क्या है, अलग अलग लोगों ने क्या दिया है, एक सिस्टम बनाया है, एक पद्धति बनाई है ना। तो सबसे पहले नामकरण के लिए एक जो पद्धति आती है, सिस्टम आता है, उसका नाम है बाइनोमियल सिस्टम। कौन सा, बाइनोमियल, बाइनोमियल सिस्टम, उसको बोलते हैं वीना पद्धति, वीना पद्धति। द्वि का मतलब होता है दो, नाम का मतलब होता है द्विनाम। इस पद्धति को सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने दी थी, उस वैज्ञानिक का नाम है गैस्पर्ड बोहीम। सर्वप्रथम इस पद्धति को गैस्पर्ड बोहीम ने दी थी। तो सर्वप्रथम इस पद्धति को गैस्पर्ड बोहीम ने दी। हालांकि गैस्पर्ड बोहीम को इतना इस पद्धति का यूज नहीं किया था, इसलिए इसका संस्थापक जो जनक माना जाता है कैरोलस लिनियस को माना जाता है। परंतु अगर द्विनाम पद्धति है उसको देने वाला फर्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए उसका क्या नाम है, गैस्पर्ड बोहीम। और इस गैस्पर्ड बोहीम ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पाइनेक्स थिएटर बोटेनिका।
तो द्विनाम पद्धति का जिक्र गैस्पर्ड बोहिम ने किसमें किया था? पाइनेक्स थिएटर बोटेनिका। ये क्या है? इसकी कोई बुक है। किसकी बुक है? गैस्पर्ड बोहिम। इसके अंदर इसने क्या किया था? द्विनाम पद्धति का जिक्र किया था, या फिर बाइनोमियल सिस्टम का क्या किया था? जिक्र किया। परंतु एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने इस पद्धति का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। मतलब इसने सर्वप्रथम 4236 जातियों में वैज्ञानिक नामकरण द्विनाम पद्धति के अनुसार क्या किया? प्रस्तुत किया। तो सर्वप्रथम जो पद्धति दी थी वो गैस्पर्ड बोहिम ने दी थी, परंतु इसका जो विस्तार पूर्वक अध्ययन है वो किसने किया है? कैरोलस लीनियस ने किया है, क्योंकि इसने 4236 जातियों का जो नामकरण है वो किसके अकॉर्डिंग दिया है? द्विनाम पद्धति के अनुसार दिया है। इसी कारण कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का संस्थापक या फिर जनक माना जाता है। समझ में आ गई बात? देने वाले का नाम गैस्पर्ड बोहिम, संस्थापक या जनक का नाम कैरोलस लीनियस। तो अपन को क्या लिखना है? कैरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम इस पद्धति का विस्तार पूर्वक अध्ययन इसने 4236 जातियों का नामकरण द्विनाम पद्धति के अनुसार की। तो इसने द्विनाम पद्धति के अनुसार क्या किया? इसका नामकरण किया। ठीक है। इसी कारण कैरोलस लीनियस को क्या माना जाता है? इसी कारण कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का संस्थापक या जनक कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? द्विनाम पद्धति का जनक या संस्थापक माना जाता है। कैरोलस लीनियस ने जंतुओं में वैज्ञानिक नामकरण अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी जो 1737 में लिखी थी, परंतु उसका जो 10वां संस्करण है लगभग 1 अगस्त 1758 प्रकाशित होता उसके अंदर किया था। मतलब प्लांट का जो वैज्ञानिक नामकरण है उसका पब्लिकेशन अलग पुस्तक में किया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर किया है, परंतु जंतुओं का जो वर्गीकरण है वो किसमें किया है? सिस्टेमा नेचुरी के अंदर किया है, जो इन्होंने लिखी तो 1737 में थी, परंतु उसका जो 10वां संस्करण है 1 अगस्त 1758 के अंदर क्या हुआ? प्रकाशित हुआ था। उसी प्रकार पादपों का जो यानी प्लांट का जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण है, वो एक किताब थी जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम में 1753 में प्रकाशित हुई थी। अर्थात पादपों का जो क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर है वो क्या हुआ था? जंतुओं से पहले आया था, क्योंकि इसका 1753 में हो गया था और जंतुओं का 1 अगस्त 1758 के अंदर आया था। समझ में आया की बात? तो पादपों का जो क्लासिफिकेशन है ये आया था स्पीसीज प्लांटेरम में, किताब का नाम स्पीसीज प्लांटेरम, और कब प्रकाशित हुई थी? 1753 के अंदर। और जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन है
वो आया था सिस्टेमा नेचुरी के अंदर, लिखी कब गई थी? 1737 के अंदर लिखी गई थी और उसका 10वां संस्करण 1 अगस्त 1758 के अंदर प्रकाशित हुआ था। अर्थात जो पादपों का नामकरण है वो जंतुओं से पहले आया। ठीक बात? लिखेंगे जंतुओं का नामकरण। ठीक है, जंतुओं का नामकरण। और जंतुओं का नामकरण बुक का नाम क्या है? बुक सिस्टेमा नेचुरी। कब लिखी गई थी? 1737 में लिखी गई तथा इसका जो 10वां पब्लिकेशन है या संस्करण है, संस्करण 1 अगस्त 1758 में प्रकाशित उसी प्रकार अगर हम पादपों का वर्गीकरण पढ़ें, पादपों का वर्गीकरण नामकरण, पादपों का जो नामकरण है वो हुआ था स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर। तो बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। कब प्रकाशित हुई थी? 1753 में प्रकाशित अर्थात पादपों का नामकरण, पादपों का नामकरण जंतुओं के नामकरण से, जंतुओं के नामकरण से जंतुओं के नामकरण से पहले। ठीक है, इसके बाद में इनके जो इसके बाद इसमें होता क्या है, जैसे हमने बताया है कि द्विनाम पद्धति, मतलब इसके अंदर द्विनाम का मतलब होता 2। इसके अंदर नामकरण करते समय हमने 2 नाम लिखने होते हैं। एक नाम लिखना होता है वंश का और दूसरा होता है जाति का। मतलब एक होता है जीनस का, दूसरा होता है स्पीसीज। मतलब किसी भी प्रजाति का, किसी भी जीव का अगर नामकरण करना है तो उस नामकरण के अंदर हमें 2 चीजें लिखनी होती हैं। एक लिखना होता है उस जो स्पीसीज है उसकी क्या है, जीनस कौन सा है, वंश कौन सा है, और दूसरी क्या उसकी जाति लिखना पड़ती है, जीनस लिखना पड़ता है। मतलब जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं कि मेजिफेरा इंडिका, जिसका नाम है मैंगो का नाम है, तो मेजिफेरा क्या है, वंश है, इंडिका क्या है उसकी जाति। ठीक है, तो ये सारी बातें यही द्विनाम पद्धति के अंदर ये होता है कि नामकरण करते समय हमने 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 2 चीजें लिखनी है, एक वंश लिखना है या जीनस लिखना है, दूसरा क्या लिखना है, स्पीसीज है लिखना है। अब होता यह है कि अलग अलग जैसे जंतुओं के लिए और प्लांट के लिए, अब क्या होता है, नामकरण करने के लिए कोई ना कोई क्या तय करने पड़ते हैं, मानक तय करने पड़ते हैं। मतलब कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए और इस रूल्स एंड रेगुलेशन को रखने के लिए कोई ना कोई कमेटी बननी चाहिए, कोई ना कोई इसको डायरेक्ट करना चाहिए। अर्थात इसके लिए कोई ना कोई क्या है, एक रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, और इस रूल्स और रेगुलेशन को करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है। प्लांट के लिए भी अलग संस्थाएं बनी हुई है और
जो जंतु हैं उनके लिए भी अलग संस्था बनी हुई है। तो जो पालकों के लिए जो संस्था बनी हुई है उसका नाम है ICBN। क्या नाम है उसका? ICBN। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। तो पादपों के नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, पादपों के वर्गीकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता है। ठीक है, अब पादपों के नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता है, ये क्या करती है? पादपों के नामकरण के लिए नियमावली तैयार करती है। क्या करती है? इसकी जो रूल्स हैं वो कौन तैयार करेगा? ICBN करेगा। परंतु अगर हम जंतुओं की बात करें, किसकी? एनिमल की, तो एनिमल के लिए संस्था है उसका नाम है ICZN। कौन सी है? ICZN। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या करती है? जंतुओं के नामकरण की, नोमेनक्लेचर की, नेमिंग की नियमावली क्या है? ठीक है, जंतुओं के अंदर जो नामकरण करता है उसकी कौन तैयार करता है? ICZN। अब इसको सर्वप्रथम तैयार किया गया था 1930 के अंदर, मतलब 1930 के अंदर तैयार किया गया था, जिसके अंदर वैज्ञानिक थे स्प्रेज, हिचकॉक और ग्रीन। इसको किसको? ICBN। इसको सर्वप्रथम ICBN की बात कर रहा हूं, इसको सर्वप्रथम 1930 में स्प्रेज, हिचकॉक, एवं ग्रीन ने तैयार, मतलब इसकी स्थापना किसने की? स्प्रेज, हिचकॉक और ग्रीन ने क्या किया? नियमावली तैयार की, या फिर बॉटनिकल संस्था क्या की? उसको लागू किया और उसकी नियमावली तैयार की। और इसको 1961 के अंदर इसे क्या किया गया? लागू किया गया। तैयार कब हुई थी? 1930 के अंदर, परंतु उसको लागू कब किया गया? 1961 के अंदर। और 1975 के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय क्या हुआ? इसका अधिवेशन हुआ, और अधिवेशन करने के बाद इसमें क्या हुआ? कुछ संशोधन हुए, और संशोधन के बाद में इसे 1978 के अंदर पुनः लागू कर दिया गया। ठीक है, सर्वप्रथम 1930 में बनी, 1961 में लागू हुआ, और उसके बाद में एक क्या हुआ? एक अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के अंदर क्या हुआ? इसको दोबारा लागू किया गया। और अधिवेशन कब हुआ? 1775 में हुआ था। 1775 में 12वां अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में
अधिवेशन में इसे संशोधित किया गया, संशोधित किया गया तथा 1778 में इसे पुनः लागू किया है। ठीक है, 1978 में इन्हें पुनः लागू किया गया है। राइट। इसके बाद में अगर बात करेंगे हम उसके बाद में 1778 के अंदर पुनः लागू किया गया। अब क्या हुआ, इस संस्थान के अनुसार जब किसी पादप का नामकरण किया जाता है, उन्होंने क्या बोला, ये जो पुनः लागू किया गया, और उन्होंने क्या बोला कि मेजर पॉइंट क्या था, किसके अनुसार, आईसीबीएन के अनुसार, जो मैंने पहले ही बताया है। आईसीबीएन के अनुसार जब किसी पादप का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है तो वंश तथा जाति के नामों को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पहली बात क्या थी, वैज्ञानिक नामकरण करते समय वंश एवं जाति का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है, वंश और जाति का नाम। और इस वंश और जाति को लिखते समय जो लैंग्वेज यूज करनी है वो कौन सी करती हैं, लैटिन। इसका नामकरण लैटिन भाषा में किया जाता। लैटिन क्या है, लैंग्वेज है, और लैटिन भाषा के अंदर क्यों किया जाता है कि लैटिन भाषा ये क्या है, मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज। मृत भाषा का मतलब क्या होता है, जो इतनी प्रचलन में नहीं है। अब प्रचलन के अंदर नहीं है तो क्या होता है, उसके अंदर जो चेंजेज होते हैं उसकी संभावना नगण्य रहती है। अब किसी स्पीशीज या किसी लैंग्वेज के अंदर अगर लगातार चेंजेस होते जाएंगे तो उसका नाम भी चेंज होता रहेगा। राइट, तो इसलिए ये क्या है, डेड लैंग्वेज है, और डेड लैंग्वेज होने के कारण इसको यूज लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर भविष्य के अंदर इसके अंदर चेंजेस की संभावना होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, लैटिन भाषा में लिखना होता है, और इसके अंदर जो लिपि यूज करते हैं, इस नामों को लिखते समय क्या हो जाता है, उसको नामों को तिरछे लिखा जाता है, मतलब इटालिक लिखा जाता है। इटालिक के अंदर थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं, तथा अगर हम हाथ से लिखते हैं तो क्या होता है, उस नाम के नीचे अंडरलाइन की जाती है। तो वंश एवं जाति का नाम तिरछा यानी इटालिक में लिखा जाता तथा हाथ से लिखते समय वंश तथा जाति व वंश को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। रेखांकित किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है, अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। इसके अंदर दूसरी बात है, इसके अंदर जीनस का नाम लिखते समय जीनस का पहला जो अल्फाबेट होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। मतलब अगर किसी नाम, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैंजीफेरा इंडिका,
मेंजिफेरा इंडिका। किसका बॉटनिकल नाम है? इसका जो फर्स्ट है, ये क्या है? जीनस है। इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और स्पीशीज का जो फर्स्ट अल्फाबेट लेटर है वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल लेटर के अंदर होना चाहिए। राइट? अगर किसी वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं, अगर जैसे मेंजिफेरा इंडिका है, इसको जो खोजा था उसका नाम है कैरोलस लिनियस, तो उसके कोष्टक के अंदर साधारण भाषा में उस वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाता है। कौन से अल्फाबेट के अंदर? नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर उसके कोष्टक के अंदर लिन या आगे क्या लिखा जाता है? उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा, आईसीबीएन के अनुसार पादपों के नामकरण में वंश तथा जाति के नाम एक समान माने नहीं। मतलब जैसे मेंजिफेरा माने नहीं है, वंश तथा जाति दोनों एक समान है, उसको बोलते हैं टोटोनेम्स बोलते हैं। और टोटोनेम्स बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर अलाउड नहीं है। तो क्या लिखना है? आईसीबीएन के अनुसार पादपों के नामकरण करते समय वंश तथा जाति के एक समान नाम माने नहीं है। इसको टोटोनेम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेंजिफेरा ये क्या है? माने नहीं। तो क्या माने हैं? दोनों के नाम अलग हैं। तो मेंजिफेरा इंडिका ये क्या है? माने। परंतु अगर हम आईसीजेडएन की बात करें, जूलॉजिकल बॉटनिकल की नाम करें, तो जूलॉजिकल बॉटनिकल जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है वो क्या करता है? टोटोनेम्स को मान्य करता है। मतलब जो जाति का नाम और वंश का नाम दोनों एक हो तो भी चलता। फॉर एग्जांपल नाजा किसका जूलॉजिकल नेम है? किंग कोबरा का। तो नाजा वंश का नाम भी एक है और जीनस का नाम भी एक है और स्पीशीज का नाम भी एक है। इसके अलावा गजेला चिंकारा का जो नाम है गजेला, मतलब टोटोनेम्स क्या है इसके अंदर अलाउड है। तो परंतु आईसीजेडएन टोटोनेम्स मान्य करता है। ठीक है। तो टोटोनेम्स है वो क्या करता है? मान्य करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? नाजा एग्जाम्पल नाजा इसका नाम है किंग कोबरा। इसका नाम है किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा। इसके अलावा गजेला ये भी किसका नाम है? चिंकारा का नाम है, वो भी क्या करता है? मान्य करता है। इसके अलावा आईसीबीएन के अनुसार वैज्ञानिक नामकरण में शब्द सीमा 10 से 12 अक्षरों की होती है। अब ज्यादा नाम तो बड़ा नाम हो तो याद भी नहीं रहेगा, है ना? मोहित था ना, जैसे गोपाल बने वेणुगोपाल अय्यर, वो वाला नहीं होना चाहिए। स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, इतना बड़ा नाम हो जाए तो कैसे याद करोगे? तो आपको क्या करना है? इसकी जो शब्द सीमा है वो क्या रखनी है? कम रखनी है। कितनी रखनी है? 10 से 12 अक्षर की। तो शब्द सीमा क्या होनी चाहिए? आईसीबीएन के अनुसार शब्द सीमा 3 से 12 अक्षरों की
होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 होने चाहिए और मैक्सिमम 12 होने चाहिए। ठीक है, अगर एक बात और है, ये लागू तो 1961 में हुआ है, परंतु 1961 में लागू हुआ है, परंतु इससे पहले भी किसी नाम का स्पीशीज का नामकरण किया गया है। तो ये क्या बोलता है कि 1961 से पहले अगर किसी स्पीशीज का नामकरण किया गया है और वो ICBN के रूल को फॉलो नहीं करता है, फिर भी उस नाम को यथावत रखा जाएगा। 1961 से पहले अगर किसी स्पीशीज को ज्ञात किया जा चुका है, उसका नामकरण किया है, परंतु क्या हुआ है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जाएगा अगर 1961 के पहले है, बशर्ते वो ICZN या ICBN के नामकरण को या उसकी जो नियमावली है उसको फॉलो नहीं करता। यदि किसी जाति का नाम या यदि किसी पादपों का नामकरण 1961 से पहले किया गया हो तो उन्हें यथावत रखा जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एक स्पीसीज है रिक्सिया पैंथोपोटेंसिस, क्योंकि इसकी इंग्लिश शब्द सीमा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है ना, ज्यादा होगी 12 की शब्द सीमा से पार होगी, फिर भी क्या ये अलाउ है, क्योंकि इसका जो नामकरण कब किया गया है? 1961 में किया गया है। अब ICBN के अनुसार वैज्ञानिक नामकरण उन्हीं का होगा जिनका टाइप स्पीसीज हर्बेरियम सीट में रखा गया हो, है ना। अगर आप वैज्ञानिक नामकरण उन्हीं का करोगे जिसका आपके हर्बेरियम क्या होती है? सीट होती है, जिसके अंदर लिविंग प्लांट को ऐसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, वो सीट होना भी क्या है इसके अंदर अलग है। और इस सीट की जो साइज होनी चाहिए 11.5 और 11.6 इंटू 16.5 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे? आज के नॉमेनक्लेचर थे, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम द्विनाम पद्धति को पढ़ा और उसके कौन कौन से नियम है वो पढ़ा। तो कल के क्लास के अंदर हम नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।